आज हम डिस्कस करने वाले स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन एंड ड्राइंग में चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं रूफ ट्रसेस। सेकंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे पिच ऑफ द ट्रस, स्पेसिंग ऑफ ट्रसेस क्या रहती हैं और स्पेसिंग ऑफ पर्लियंस क्या रहेंगी, जिसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है जी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा फॉर्म ऑफ द रूफ ट्रसेस, फिंक रूफ ट्रसेस, हाउ रूफ ट्रसेस, किंग पोस्ट ट्रसेस, क्वीन पोस्ट ट्रसेस के बारे में हमने जाना। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करने वाले हम पिच ऑफ रूफ ट्रसेस। रूफ ट्रसेस की पिच के बारे में जानेंगे क्या रहेंगी। ठीक है जी। तो ये हमारे जो हाइट ऑफ ट्रस है, हाइट ऑफ ट्रस टू द स्पैन रेशियो जो रहेगी वो हमारी क्या रहेगी, पिच। ठीक है जी। तो इट इज डिफाइंड एज द ratio of the height of truss to the span। ठीक है। क्या होता है पिच ऑफ रूफ ट्रस, क्या होती है? इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द ट्रस टू द स्पैन। The minimum pitch is to be maintained for the galvanized iron sheets। तो GI शीट्स अगर हम यूज करते हैं तो उसके लिए हमारी जो मिनिमम पिच है कितनी हम मेंटेन करना चाहते हैं इसके लिए, तो मिनिमम pitch is to be maintained for galvanized iron GI sheets covering is of 1/6 and for asbestos cement sheet covering जो हम यूज करते हैं, galvanized iron sheet covering is of 1/6 and for asbestos cement sheets, सीमेंट यानी कि AC शीट्स के लिए हम यूज करते हैं रूफ मिनिमम पिच की बात करें तो 1/12। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा पिच ऑफ रूफ ट्रसेस। तो पिच हमारी जो मिनिमम पिच हम यूज करते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट के लिए 1/6 और एस्बेस्टोस सीमेंट शीट्स के लिए हम AC शीट्स के लिए हम यूज करते हैं 1/12। तो ये बात ध्यान रखनी है आपने। उसके बाद मैं बात करता हूँ स्पेसिंग की। तो स्पेसिंग ऑफ ट्रसेस क्या रहेगी, कितनी हम स्पेसिंग प्रोवाइड करते हैं ट्रसेस रूफ ट्रसेस के केसेस में। इनकी इंट्रोडक्शन देखते हैं। स्पेसिंग of trusses क्या रहेगी स्पेसिंग? तो डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्टिव ट्रसेस इज कॉल्ड स्पेसिंग। दो कंसेक्टिव ट्रसेस के बीच की जो डिस्टेंस रहेगा इसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिंग ऑफ ट्रस। क्या रहेगा? द डिस्टेंस बिटवीन two consecutive trusses truss is called spacing of the trusses। ठीक है जी। तो डिस्टेंस बिटवीन दो कंसेक्टिव ट्रसेस के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, स्पेसिंग ऑफ ट्रस। एज स्पेसिंग ऑफ ट्रस इंक्रीजेस द नंबर ऑफ ट्रसेस में बी रिड्यूस। ठीक है जी। तो अगर स्पेसिंग इंक्रीजेस होती है तो नंबर ऑफ जो हमारे ट्रसेस हैं वो क्या होंगे, रिड्यूस होंगे। एंड एज स्पेसिंग spacing
of trusses increases, the number of trusses may reduce, but cost of purlins increases. Number of trusses reduce but cost of purlins इंक्रीजेस। ठीक है जी, जो कॉस्ट है पर्लिन्स की कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ ट्रसेस क्या होंगे, रिड्यूस होंगे जब हमारी स्पेसिंग है ट्रसेस की इंक्रीज होगी। ठीक है जी, तो द गाइडलाइंस में बी यूज्ड टू डिसाइड द गाइडलाइंस may be used to decide the spacing of the trusses, और कौन सी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम स्पेसिंग जो है ट्रसेस की मेंटेन रख सकते हैं। जैसे हम स्पेसिंग की बात करते हैं, जो स्पेसिंग है ट्रसेस की, स्पेसिंग इज इक्वल टू 1/3 to 1/5 of span of the truss, 1/3 to 1/5 times of the span of truss, ठीक है जी। तो हमारी जो स्पेसिंग है, ये हम सुटेबल स्पेसिंग जो हम प्रोवाइड करते हैं फॉर द ट्रसेस के केस में। तो स्पैन बाय 4 अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ पे स्पैन बाय 4 करता हूँ, स्पैन बाय 4 यानी कि स्पैन बाय 4 का मतलब यहाँ पे क्या है, अप टू 20 मीटर स्पैन, अप टू 20 मीटर स्पैन हम यूज करेंगे। अगर मैं बात करूं स्पैन बाय 5, जब हम बात करें स्पैन बाय 5 इज इक्वल टू, इसका मतलब है हमारे फ्रॉम 20 मीटर टू 30 मीटर स्पैन, फ्रॉम 20 मीटर टू 30 मीटर स्पैन। ठीक है जी, तो इस तरह से स्पेसिंग जो है ट्रसेस की डिसाइड की जाएगी अकॉर्डिंग टू द दिस रिलेशंस 1/3 टू 1/5 टाइम्स ऑफ द स्पैन ऑफ द ट्रसेस। ठीक है जी, तो आगे मैं बात करता हूँ स्पेसिंग, पर्लिन्स की स्पेसिंग के बारे में। पर्लिन की स्पेसिंग कैसे प्रोवाइड की जाती है इन द केसेस ऑफ द रूफ ट्रसेस। तो रूफ ट्रसेस के केसेस में हम डिस्कस करते हैं स्पेसिंग ऑफ पर्लिन्स। ये जो वैल्यूज हैं ये आप ध्यान रखिए, कौन कौन सी वैल्यू स्पेसिंग रहेगी और पिच ऑफ ट्रसेस की वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है जी, तो मैं बात करता हूँ नेक्स्ट स्पेसिंग ऑफ पर्लिन्स। तो पर्लिन स्पेसिंग क्या रहेगी इसके बारे में जान लेते हैं। द स्पेसिंग ऑफ पर्लिन्स इज डिफाइंड एज द spacing of purlins is defined as the distance between two adjacent panel points, दो पैनल पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिंग ऑफ द पर्लिन्स। ठीक है जी, तो हमारे जो पर्लिन्स की स्पेसिंग रहेगी, अगर हम देखें तो हमारे जो अगर बात करें टाइप ऑफ रूफिंग मटेरियल की एंड स्लोप ऑफ द ट्रस, तो स्लोप ऑफ ट्रस और जिस तरह की हम रूफ मटेरियल यूज कर रहे हैं उस पे हमारी जो पर्लिन्स की स्पेसिंग है डिपेंड करती है। ठीक है जी, तो टाइप्स ऑफ रूफिंग मटेरियल and the slope of the truss
slope of the truss, decide the spacing of purlins, spacing of purlins, purlins की स्पेसिंग डिसाइड करने में हेल्प करते हैं रूफ मटेरियल और स्लोप ऑफ रूफ, ठीक है जी। तो जनरली द स्पेसिंग ऑफ purlins, generally the spacing of purlins, तो purlins spacing जो है वो वैरी कहां से करती है, varies from 1.35 to 2 meter, 1.35 मीटर टू 2 मीटर। तो 1.35 मीटर से 2 मीटर तक हमारी जो पर्लिन्स की स्पेसिंग है वो जनरली हम लेते हैं। तो एंगल सेक्शन आर यूज्ड फॉर स्मॉलर वैल्यू ऑफ द ट्रसेस, ठीक है जी। तो एंगल सेक्शन जो है हम यूज करते हैं वो स्मॉलर वैल्यू के लिए यूज करते हैं, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं जो हमारी एंगल सेक्शंस हैं, एंगल सेक्शंस angle sections are used for smaller value of trusses, स्मॉलर वैल्यू ऑफ ट्रसेस यानी कि 3 to 4 मीटर, 3 to 4 मीटर, 3 to 4 मीटर के जो हमारे एंगल सेक्शंस है वहां पे हम क्या करते हैं, इस तरह की जो पर्लिन की स्पेसिंग है रखते हैं। फॉर मीडियम साइजेस, फोटो चैनल जो हम यूज करेंगे, एंगल सेक्शंस आर यूज्ड फॉर स्मॉलर वैल्यू ऑफ ट्रसेस, फॉर मीडियम साइजेस, फॉर मीडियम साइजेस 4 to 5 मीटर चैनल्स, 4 to 5 मीटर चैनल्स, सेक्शन और आई सेक्शन, इन सब के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी पर्लिन्स की है 1.3 मीटर 2 मीटर की जो स्पेसिंग है हम जनरली यूज करते हैं। आई सेक्शन कैन बी प्रेफर्ड, ठीक है जी। तो हमारी जो स्पेसिंग रहेगी पर्लिन्स की रहेगी, यहां से हम देख पाते हैं। तो हमारी जो, अगर मैं बात करूं कनेक्शंस की, तो हमारी जो पर्लिन्स क्या होती है कि पर्लिन स्ट्रक्चरल मेंबर है सब्जेक्टेड टू द ट्रांसवर्स लोड एंड रेजिस्ट ऑन द टॉप कोड ऑफ द रूफ ट्रसेस। तो टॉप कोड, जो रूफ ट्रसेस की टॉप कोड मेंबर्स हैं उन पर रेस्ट करती हैं हमारी पर्लिन्स, और एक स्ट्रक्चरल मेंबर है जो ट्रांसवर्स लोड को कैरी करती है, ठीक है जी। तो ट्रांसवर्स लोड को हमारी जो कैरी करने में हेल्प करती है उसको हम क्या बोलते हैं, पर्लिन्स, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर द रूफ ट्रसेस। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्पेसिंग ऑफ पर्लिन्स के बाद, पर्लिन्स क्या होती हैं, प्रिंसिपल राफ्टर क्या होता है, राफ्टर क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो हम देखते हैं पर्लिन्स के बारे में। पर्लिन्स क्या है, द पर्लिन्स आर द स्ट्रक्चरल मेंबर्स are the structural members subjected to transverse load, subjected to transverse load and resist on the top chord and resist on the top chord of the roof trusses, रूफ ट्रसेस की टॉप कॉर्ड मेंबर्स पे हम क्या करती है, ये पर्लिन्स क्या है, रेस्ट करती हैं। तो एक स्ट्रक्चरल मेंबर है जो सब्जेक्ट करता है ट्रांसवर्स लोड्स को। उसके बाद मैं बात करता हूँ राफ्टर की। तो राफ्टर क्या होते हैं, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी इन द केस ऑफ द रूफ ट्रसेस, ठीक है जी। तो राफ्टर क्या है, द राफ्टर आर बीम
the rafters are beams and rest on purlins and rest on purlins। तो purlins पे रेस्ट करते हैं हमारी जो राफ्टर रहेंगे, एज अ बीम हम एक्ट कर पाते हैं। राफ्टर सपोर्ट द गैल्वेनाइज्ड आयरन एंड एस्बेस्टोस सीमेंट शीट्स। राफ्टर्स support the galvanized iron and asbestos सीमेंट शीट्स। तो सीमेंट शीट्स और जीआई शीट्स और एसी शीट्स को सपोर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं राफ्टर्स का, एज अ बीम्स हम यूज करते हैं और पर्लिन्स पे ये क्या करती हैं, रेस्ट करते हैं राफ्टर्स। उसके बाद में बात करता हूं प्रिंसिपल राफ्टर्स की। तो प्रिंसिपल राफ्टर क्या रहते हैं? प्रिंसिपल राफ्टर, ओके जी। प्रिंसिपल राफ्टर क्या है? द टॉप कॉर्ड मेंबर आर कॉल्ड प्रिंसिपल राफ्टर। द टॉप कॉर्ड member of trusses, the top chord members are called principal rafter। प्रिंसिपल राफ्टर के टॉप कॉर्ड मेंबर्स जो रहेंगे उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल राफ्टर। द प्रिंसिपल राफ्टर कैरीज कंप्रेसिव फोर्सेस। द प्रिंसिपल राफ्टर carries compressive forces। compressive forces को कैरी करने में हेल्प करते हैं प्रिंसिपल राफ्टर्स। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं बात करता हूँ स्पैन की। तो स्पैन क्या कहलाता है? हमारी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स रहेगी, स्पैन यूज करते हैं हम रूफ ट्रसेस में। ये टेक्निकल टर्म्स हैं जो इंपॉर्टेंट रहती हैं इन द केस ऑफ द रूफ ट्रसेस। स्पैन क्या है? स्पैन ऑफ रूफ ट्रस इज डिफाइंड एज the span of roof trusses is defined as the distance between center to center of support, distance between center to center supports। ठीक है जी। तो सेंटर टू सेंटर सपोर्ट पे हम क्या करते हैं, जो डिस्टेंस रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं? स्पैन। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे राफ्टर ट्रसेस के केस में। ठीक है जी। अगर मैं बात करूं राइज की, पैनल्स क्या होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। पैनल्स क्या होंगे और राइज हम यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इन द केस ऑफ द रूफ ट्रसेस। ठीक है जी। तो इनके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर रूफ ट्रसेस। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं राइज की, तो राइज क्या कहलाता है? द राइज ऑफ द रूफ ट्रस इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम द highest point to the line joining support, to the line joining support। ठीक है जी। तो राइज क्या डिफाइन करता है? डिस्टेंस फ्रॉम हाइट जो हाईएस्ट पॉइंट रहेगा ट्रसेस पे, तो हाईएस्ट पॉइंट से जो लाइन ज्वाइन कर रही है जो स्पॉट पे, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? हमारा राइज। तो राइज ऑफ द रूफ ट्रसेस डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट टू द डिस्टेंस फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट टू द लाइन ज्वाइनिंग द सपोर्ट। ठीक है जी। तो इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस, इट इज द vertical
डिस्टेंस, तो एक ये क्या है, एक वर्टिकल डिस्टेंस है फ्रॉम द बिटवीन टॉप कॉर्ड मेंबर टू द पीक ऑफ द ट्रस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन बॉटम कॉर्ड to the peak of the truss, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, डिस्टेंस है हाईएस्ट रूफ ट्रसेस के, इसमें हाईएस्ट पॉइंट से डिस्टेंस जो हमारा लाइन ज्वाइन करेंगे इस कोड पे, एक जो वर्टिकल डिस्टेंस रहता है हमारा बॉटम कोड से पीक पॉइंट तक ट्रसेस के, तो इसको हम क्या बोलते हैं, राइज। उसके बाद मैं बात करता हूँ पैनल्स की। तो पैनल क्या कहलाते हैं, जो पैनल होते हैं हमारी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज करते हैं हम रूफ ट्रसेस के केस में, पैनल। तो पैनल क्या कहलाएंगी, जो पैनल इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन, is defined as the distance between adjacent joints in a principal rafter of a roof truss। रूफ ट्रसेस के केस में हमारे जो डिस्टेंस है एडजेसेंट ज्वाइंट के, जो हमारे ज्वाइंट्स हैं, तो ज्वाइंट्स में हमारी जो प्रिंसिपल राफ्टर के केस में हमारे रूफ ट्रसेस में डिस्टेंस रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, पैनल पॉइंट्स। तो हमारे इट में आल्सो बी डिफाइंड एज द distance between two adjacent purlins तो पर्लिन्स के बीच के डिस्टेंसेस को भी हम क्या बोलते हैं, पैनल्स। तो लास्ट में मैं बात करूं हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बे क्या रहेगा, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारी जो बे है रूफ ट्रसेस के केस में भी। द बे इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन, द बे इज डिफाइंड एज द distance between the adjacent trusses तो एडजेसेंट ट्रेसेस के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, बे, ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं बात करता हूँ रिज लाइंस की। तो रिज लाइंस क्या रहेंगी इन द केसेस ऑफ द रूफ ट्रसेस, ये इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स हैं जो यूज होती हैं हमारे रूफ ट्रसेस के केस में, तो इनके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट मैं बात करूँ रिज लाइंस के बारे में। तो रिज लाइंस क्या रहेंगी, रिज लाइंस, ठीक है जी। तो रिज लाइन क्या है, हमारी जो द लाइन ज्वाइनिंग द वर्टिकल ऑफ द ट्रसेस, ठीक है जी। तो वर्टिक्स जो है हमारे ट्रसेस की, वर्टिक्स को जो लाइन ज्वाइन करती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिज लाइन, जिसको हम अपेक्स और रिज बोलते हैं। द लाइन ज्वाइनिंग द वर्टिक्स, the line joining the vertex यानी कि apex और ridge, apex और ridge point जो लाइन ज्वाइन करती है of the trusses is known as ridge line, ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद मैं बात करता हूं कैम्बर की। तो कैम्बर क्या होता है इन द केस ऑफ द रूफ ट्रसेस, तो राइज गिवन टू द बॉटम
rise given to the bottom central panel of a bottom central panel of a ट्रसेस के सेंट्रल पैनल के बॉटम से हमारे जो यूज करते हैं हम सेंट्रल पैनल ऑफ ए रूफ ट्रसेस इज कॉल्ड कैम्बर। ठीक है जी। तो जनरली एक कैम्बर ऑफ ज्यादातर हम 1/40 टू 1/30 of the central panel of a span of a central panel हम यूज करते हैं कैम्बर का। ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स रहती है रिलेटेड टू द रूफ ट्रसेस। ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे रूफ ट्रसेस के।